नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें जो हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली, तो झारखंड में शिवराज चौहान और राहुल गांधी करेंगे प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कहा, ये कांग्रेस की हार की मानसिकता को है दिखाता। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 3 लागू करने में देरी पर सीएम को लताड़ा। पूछा, AQI 300 पहुंचते ही ग्रेड 3 क्यों नहीं किया गया लागू। और बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल के उपयोग की दी अनुमति। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच चुके हैं। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई विश्व नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया। पीएम मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया और इस टीम के जो मैं कहूं कि एक प्रमुख हैं, जो आचार्य विश्वनाथ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनसे बातचीत के दौरान। व्हाट पीएम हैज टोल्ड यू ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद यू? Oh, he was very happy. He said, I'm very impressed. Sundaram, Sundaram, Sundaram. Yeah, he was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil. And they are dedicating themselves to Vedanta. And they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. So how do you feel after meeting with Prime Minister Modi? I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, you know, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से वेदांत ने इनके साथ साथ और भी कई लोगों को जीवन को बदलने का काम किया और प्रधानमंत्री ने जब इन्हें कहा कि आपने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो इससे ये और भी प्रेरित होने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन अंकुर अरोरा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। तो वाकई भव्य तरीके से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का, लेकिन ब्राजील पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर थे। यहाँ उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया था। उन्हें इस सम्मान के मिलने पर वहां पर रह रहे भारतवंशियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। नाइजीरिया में मौजूद हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने उनसे बात की। मैं इस वक्त अबुजा के उस हॉल में मौजूद हूँ जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों से का धन्यवाद दिया, उनसे रूबरू हुए। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया है, दुनिया में दूसरे इंसान है वो, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं, आप सबको मैं समर्पित करता हूँ। तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप? बहुत बड़ा गर्व। उन्होंने जैसे समझाया, इतना बड़ा ऑनर, और ये नहीं कि खुद के लिए, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, ये तो बहुत गर्व की बात है जी। आप लोग इतने सालों से यहाँ पर हैं नाइजीरिया में, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने ये जो आपको मुबारकबाद दी उसके लिए? मुझे यहाँ आए हुए लगभग 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय आकर के काफ़ी काम कर रहे हैं। पहले कुछ शहरों तक सीमित थे, अब नाइजीरिया के लगभग मैं समझूंगा कम से कम 30-40 शहरों में इस वक्त भारतीय मौजूद हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको निमंत्रण दिया भारत आने का, तो जाएंगे आप? बराबर जाते हैं जी, और जहाँ जहाँ उन्होंने बोला है वहाँ ऑलरेडी हम जा चुके हैं। प्रवासी भारतीय दिवस में भी बुलाया आपको? हाँ जी, जरूर जाएंगे। एक मसीहा ने बुलाया है हमारे को, मसीहा ने बुलाया है। हम धन्य हैं, नाइजीरिया धन्य है कि एक मसीहा के चरण यहाँ पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के युवा जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। आप एक यंगस्टर है, किस तरह से देखते हैं इस बात को? ये हम सारे यंगस्टर्स, सारे लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी आर हियर एंड ही इज़ द वन हु इज़ ऑनरिंग विद दिस एंड वी रिप्रेजेंट ऑल द इंडियंस अवेलेबल हियर। बहुत ही पैट्रियोटिक फीलिंग है, हम आज यहाँ बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। नाइजीरिया की भूमि आज धन्य हो गई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, ये कहना है नाइजीरिया के लोगों का। ये बहुत ज़्यादा उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने कहा पूरी दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रही है और भारत जहाँ कहीं भी मुसीबत होती है वहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे पहुँचता है। और आज हम सबका सीना इसलिए गर्व से चौड़ा हो गया क्योंकि भारत का मान अब प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ा दिया है पूरी दुनिया में। कैमरामैन रविंद्र के साथ में विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, अबुजा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप 3 लागू करने में देरी के लिए CAQM की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि AQI 300 पहुंचते ही ग्रेप 3 क्यों नहीं लागू किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब 11 नवंबर के बाद से ही AQI 300 को पार कर गया था तो ग्रेप 3 लागू करने के लिए 14 नवंबर तक क्यों इंतजार किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए पिछले आदेशों का पालन नहीं हुआ है।
और वहीं प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर बने दिल्ली को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आड़े हाथों लिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। जगह जगह कूड़े को जलाया जा रहा है। न पराली जलानी बंद हुई, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से सीपी में लगे स्मॉग टावर पर ताला लग गया है और टूटी फूटी सड़कों से धूल उड़ रही है। उन्होंने दिल्ली सीएम से सवाल किया कि क्या आतिशी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह AQI 500 पर पहुंच गया, जिससे दिल्ली एनसीआर की आम जनता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। तो लगातार राजधानी में प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, जानना चाहेंगे आपसे लगातार दम घोटू दिल्ली की अगर बात की जाए, हालांकि ग्रेप 4 जो है उसको भी लागू किया गया, लेकिन प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक स्तर पर है और आज तो 500 तक पहुँच गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 500 का आंकड़ा आज छू लिया गया है और सीवियर कैटेगरी पे इस वक्त है। और उसका रीज़न आप देख सकते हैं कि जो हवा का मेट्रोलॉजिकल कंडीशन तो है ही है, उसके साथ साथ फॉगी कंडीशन भी है। इनफैक्ट जो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पालम, इनफैक्ट वहाँ पे 100 मीटर की विजिबिलिटी थी। और यही इसके साथ साथ जो अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की जो बेंच उन्होंने अभी फटकार भी लगाई है कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को, दिल्ली सरकार को भी, कि क्यों इतना समय वेस्ट किया गया, क्यों जब 300 का AQI लेवल पार किया था तब क्यों ग्रैप 3 लगाया गया, क्यों ये जो सख्त कदम है तब क्यों नहीं यूज़ किया गया। क्योंकि अभी इस वक्त हालत कुछ ऐसी है कि जो दिल्ली का अगर एवरेज AQI कहूँ वो करीब करीब 500 के आसपास है और 500 के आसपास है। उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी जगह हैं, मथुरा रोड कहिए या फिर जो हमारे जो ऑफिस के ITO के पास कहिए, उन जगहों पे भी करीब 500 का आंकड़ा जो है वो पार करता हुआ दिख रहा है। 490 के करीब है इस वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये जो AQI लेवल जब हाई है और अगर एक आदमी बाहर रहता है तो सीधा सीधा उसके शरीर पर असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 1 घंटे से 2 घंटे अगर इस तरीके के AQI में रहते हैं तो वो एक तरह से 1 से 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है। तो राइट टू लाइफ जो है वो बहुत अहम हो जाता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सुनवाई वो इसी को लेके है। एमिकस क्यूरी भी इस पे सुप्रीम कोर्ट का हेल्प कर रही है और ये हमें बताया गया है कि यहाँ पे फटकार लगाई गई है दिल्ली सरकार को और सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी कि क्यों उन्होंने पहले से ये सब चीज़ें नहीं की। और ये भी कहा गया कि ग्रैप 4 तब तक नहीं हटेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कहेगी। तो इससे पहले होता क्या था कि कमीशन जो थी वो ये IMD से बात करके और बाकी चीज़ों को देख के अगर उनको लगता था कि ये नीचे जा रहा है AQI लेवल तो ग्रैप 4 हटा पाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कहेगा तब तक ग्रैप 4 नहीं हटेगा। जी बिल्कुल तापस, लेकिन खासतौर से मौसम विभाग ने जिस तरह का भी अनुमान जताया, शायद अगले आने वाली 4 से 5 दिनों तक इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में अब जो ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है, उसके तहत प्रतिबंध की जो बात कही जा रही थी, उसका असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रतिबंध जो है अभी भी मुझे लगता है कि और कड़े होने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो प्रतिबंध है वो डीजल 4 और उसके नीचे जो BS4 डीजल की गाड़ी है उनके नीचे की है। देखा गया है कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ इस वक्त दिल्ली और आसपास के हैं वो डीजल BS4 के ऊपर के BS5 BS6 के हैं और पेट्रोल की गाड़ियाँ भी चल रही है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो ट्रक है उनकी आवाजाही जो है वो बंद की गई है, एंट्री दिल्ली में बंद की गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि इमरजेंसी ट्रक्स जो इमरजेंसी व्हीकल्स जो है जो ज़रूरी सामान लेके जाते हैं उनको आने की छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो स्कूल के बच्चों 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये छूट नहीं है तो उनको आना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर स्कूल क्लासेस नहीं है, अगर एग्ज़ाम्स नहीं है इस वक्त, तो 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को भी छूट देनी चाहिए और कॉलेज के बच्चों को भी इस वक्त छूट देनी चाहिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये सबसे ज़्यादा यंग लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे अगर वो इसमें बाहर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। पहली दूसरी चीज़ ये है कि ऑड इवेंट शायद बहुत जल्दी लागू हो सकता है अगर सरकार
दिल्ली सरकार अगर इस पर विचार करे और इसको लेके आए और कड़े कदम और लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासतौर से जो थर्मल पावर स्टेशन है दिल्ली और उसके आसपास, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO2 का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। PM 2.5 जो है इस वक्त हमारे वातावरण में ज़्यादा है, हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 का जो मानक है वो बहुत ज़्यादा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 वो इन्हीं थर्मल चिमनी से निकलती है, तो उस पर लगाम लगाना, उनको कंट्रोल करना एक बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फैसला लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो रेगुलेशन, जैसे एक ग्रैप 4 के आने से एक और चीज़ होती है कि सरकारी ऑफिसेस में और जो प्राइवेट ऑफिसेस में 50% वर्कफोर्स पे भी काम किया जा सकता है। तो उसको भी सरकार को लेके आना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे रह के काम करें, जिससे कि गाड़ियाँ कम हो, व्हीकलर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को बहुत जल्द से जल्द उपाय जो है जाहिर तौर पर करने होंगे। कंडीशन जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और उसी में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी तक तो फेल साबित हुई है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ कारगर उपाय करके इससे निजात मिल पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है खतरनाक स्तर पर है और कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए बात करते हैं चुनावी महासंग्राम को लेकर। खासतौर से महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में बुधवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम चरण में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में राज्य में आज होने वाली चुनावी रैलियों की अगर बात करें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की ठाणे, सोलापुर और राजगढ़ जिलों में जनसभाएं होंगी। JP नड्डा की पहली जनसभा ठाणे जिले के नवी मुंबई में, दूसरी रैली सोलापुर जिले के अक्कलकोट में और भाजपा अध्यक्ष की तीसरी रैली रायगढ़ के कर्जत में होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस संविधान को मुद्दा बना रही है, वहीं बीजेपी भी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नागपुर की जनता संविधान को लेकर क्या सोचती है? DD न्यूज़ से बात की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों से संविधान चौक पर।
महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष के द्वारा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है वो संविधान का है और इस समय मैं मौजूद हूँ संविधान चौक पर और संविधान चौक पर भारत का प्रेमबल आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पर संविधान को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर संविधान बदलने का काम किया जाएगा या संविधान बदल कर रख दिया है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता है, इनसे जानते हैं कि आखिर संविधान के मुद्दे को ये किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। एडवोकेट मिलिंद आनंदराव खोब्रागडे। आप एडवोकेट हैं और संविधान की चर्चा इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रही है अगर चुनावी मुद्दे के तौर पर देखें, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? आपको लगता है कि ये चर्चा वाकई सार्थक हो रही है? ये संविधान की बातें जो राजकीय जो पक्ष है जो संविधान की बात करते हैं, मैं आपके सामने एक मुद्दा ये रखना चाहता हूँ कि संविधान को बदलने की ताकत कोई भी पक्ष में नहीं है। ये देश का सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ है। लेकिन संविधान जिस दिन हाथ लगाने की बात करेंगे ये कांग्रेस की भी हमको गरज नहीं पड़ेगी। ये देश की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर की जनता ऐसा उठ पड़ेगी कि देश को बचाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस जो संविधान की रक्षक खुद को बता रही है, वो बाइफर्केशन में जो क्रिमिनल लाया उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस वाले? यानी उनका छुपा पाटिंबा है कि क्या है, ये समझ के परे है। संविधान जो है जनता अपने हिसाब से राजनीतिक दलों की बयानबाजी सुन रही है, समझ रही है और ये भी तय कर रही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। नागपुर के संविधान चौक से ये हमारी खास रिपोर्ट। कैमरामैन सुनील के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर। तो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि झारखंड की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए आज शाम यहां भी प्रचार अभियान थम जाएगा। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। सभी पार्टियां आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उसमें अगर बात करें तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। 20 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और हमारे संवाददाता राजेश राज ने देवघर मंदिर परिसर में बाबा बैजनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश बाबा से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में आम और खास दोनों के लिए समान जगह है, इसलिए साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर परिसर में अभी मौजूद है और यहाँ पर मंदिर के जो मुख्य प्रबंधक हैं रमेश बाबा, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में क्या लगता है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे तमाम लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। शिव शक्ति एक जगह विराजमान है और यही 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्थल है जिनको 5वां में ये आते हैं और शिव शक्ति एक साथ में रहते हैं। हम लोग जो पूजा करते हैं तो हर जगह में शिव के लिए हम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के नाम से या ओम नमः शिवाय से पूजा करते हैं, पर हमारे यहाँ 100 शक्तिकाय ओम नमः शिवाय से पूजा होता है। स्थिति परिस्थिति में सब लोग जब अपनी आवश्यकता को, जब अपने ज़रूरत को समझते हैं उस हिसाब से इनसे कामना करने आते हैं और भगवान सबका कामना पूर्ण करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे मंदिर कैंपस में हर समय आपको एकदम चारों तरफ यात्रियों का तादाद इतना दिखेगा जिससे लगेगा कि लोग कितने इनके प्रति आस्था रखते हैं। और यही प्रमाण है, इसके कारण सब समय में यहाँ पे चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी हालत हो हमारे भारतवर्ष में, विश्व में, सब में लोग इनसे जो आस्था रखते हैं यहाँ पे आते हैं, इस कारण यहाँ इतनी भीड़ होती है। रमेश बाबा जो मुख्य प्रबंधक हैं देवघर मंदिर के, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आम और खास में कोई भेद ही नहीं करते महादेव, और शायद यही वजह है कि तमाम लोग उनसे मन्नतें मांगने आते हैं, श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। कैमरामैन संदीप के साथ देवघर मंदिर परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें झारखंड के गिरिडीह जिले की बगोदरा विधानसभा सीट पर चुनावी समर में भाकपा और खासतौर से भाकपा माले के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे जीतने के लिए जिम्मा इस बार भी विनोद सिंह पर है। लगभग 3 दशकों से ये सीट एक ही परिवार की विरासत है, लेकिन क्या ये तिलिस्म जो है इस बार टूटेगा या नहीं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। गिरिडीह जिले का बगोदर विधानसभा क्षेत्र 3 प्रखंडों बगोदर, सरिया और बिरनी में फैला है, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। लेफ्ट के इस गढ़ में 1990 से महेंद्र सिंह परिवार का एकाधिकार रहा है। स्वर्गीय महेंद्र सिंह के बाद उनके पुत्र विनोद सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो तीसरी बार विधानसभा जाने की रेस में है। चुनाव में लोगों ने देखा है कि लंबे समय तक भाजपा शासन में रही झारखंड में और पहली बार गैर भाजपा सरकार बनी है और वो फर्क साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि CPI-ML का यह किला अवैध रहा है। 2014 के मोदी के लहर में भाजपा के नागेंद्र महतो ने लेफ्ट के तिलिस्म को तोड़कर कमल खिलाया था। भाजपा ने इस बार फिर से उन्हें ही 2014 वाली कहानी दोहराने का दायित्व सौंपा है। 30 साल तक बाप बेटे की सरकार रही, नहर में पानी तक नहीं दौड़ाया और जो पानी मैं दौड़ाया उस पानी को इन्होंने बंद करवाया। जितने काम है नागेंद्र महतो करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगा, ये मेरा विश्वास। इस पारिवारिक सीट पर रोजगार के लिए होने वाला पलायन आज भी एक बड़ी समस्या है। जनता को यह उम्मीद है कि उनके दिन बदलेंगे और नया जनप्रतिनिधि उनके जीवन में नया उजियारा लाएगा। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर हॉस्पिटल को लेकर के कहा जाए तो हमारे एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई अच्छा हॉस्पिटल या कोई बड़ा स्कूल भी नहीं है जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो। कोयरी, मुस्लिम और यादव बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में 13 उम्मीदवारों के बीच चुनावी घमासान है, जिसके सरताज का खुलासा 23 नवंबर की मतगणना से होगी। बगोदर की आवाज विधानसभा में कौन बनेगा यह तो जनादेश के बाद ही तय होगा, लेकिन झारखंड में CPI-ML के इस एकमात्र गढ़ को बचाने का दबाव पूरी इंडी गठबंधन पर है, जिसे भाजपा से पुरजोर चुनौती मिल रही है। जहां भाजपा बगोदर में कमलों की बगिया खिलाने में जुटी है, वहीं लेफ्ट अपने गढ़ को बरकरार रखने में जुटा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।